हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोडल एनालिसिस पे। तो नोडल एनालिसिस के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो नोडल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो नोडल एनालिसिस के अंदर हम आज क्या टॉपिक्स और भी कवर करेंगे इसके साथ, तो वो है नोडल एनालिसिस फॉर डीसी सोर्स, नोडल एनालिसिस फॉर एसी सोर्स। और एसी सोर्स में हमें जो एसी सोर्स कभी कभी टाइम डोमेन में दिया होता है, जो टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसका भी कन्वर्जन हम सीखेंगे। साथ ही साथ मैट्रिक्स मेथड से कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे इस नोडल एनालिसिस के लिए, वो भी हम सीखेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा समझने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डीसी सोर्स से। तो डीसी सोर्स बहुत ही ईजी होता है, तो इसलिए हम डीसी सोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, नोडल एनालिसिस फॉर डीसी सोर्स। तो आइए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें तीन नोड दे रखे हैं V1, V2, V3। तो इन तीनों नोड पे हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नोड तो वैसे 1, 2, 3 है, इस पे V1, V2, V3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उससे पहले मैं नोडल एनालिसिस को थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ ताकि क्वेश्चन हम इजीली कर सके। तो नोडल एनालिसिस में हमें KCL लगाना है। KCL का भी जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है वो तो यह है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। लेकिन जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो है सम ऑफ आउट गोइंग करंट इक्वल टू जीरो। बस इतना याद रखिए, सम ऑफ आउट गोइंग करंट इक्वल टू जीरो, वो भी सेम ही मतलब है जो KCL का सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका। तो एक तो हम ये यूज करेंगे सम ऑफ आउट गोइंग करंट इक्वल टू जीरो। और दूसरा, नोडल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं। यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 नोड है, बट कभी कभी नोड मेंशन नहीं होते, खुद ही हमें मार्किंग करनी पड़ती है। तो नोड हम देख के लिख सकते हैं कितने हैं, बट कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि नोड कोई मिस ना हो गया हो, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस नंबर ऑफ लूप प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ नोड। तो यहाँ कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ ब्रांचेस मतलब ब्रांचेस का मतलब कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या सोर्स। तो नंबर ऑफ ब्रांच कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितने भी एलिमेंट यूज है, चाहे सोर्स है या कोई रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर है, सबको हम ब्रांच में कैलकुलेट करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 ब्रांचेस। लूप कितने हैं? 1, 2, 3। 6 माइनस 3, 3 प्लस 1 यानी 4। 4 नोड है यहाँ पे हमारे पास, V1, V2, V3, और एक ग्राउंड नोड का भी मत भूलिएगा, ग्राउंड नोड भी नोड के अंदर ही गिनती में आता है। तो अब नोडल एनालिसिस के लिए हमें KCL लगाना पड़ेगा। मैश एनालिसिस करते हैं तो KVL लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नोडल एनालिसिस करते हैं तो KCL की बात करते हैं। तो हर नोड पे हमें KCL लगाना है। शुरू करते हैं KCL एट नोड 1 से। चलो जिस भी नोड पे हमें लगाना है, चलो उस नोड पे आ जाओ। V1 पे आ गए। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था सम ऑफ आउट गोइंग करंट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखते चलो आउट गोइंग करंट V1 से इस ब्रांच में, चलो आउट गोइंग करंट देखते हैं पहले। तो क्या होगा? V1 जिस नोड पे स्टार्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू माइनस जिस नोड पे खत्म कर रहा है उसकी वैल्यू V2। V1 माइनस V2, स्टार्टिंग नोड माइनस एंडिंग नोड, डेस्टिनेशन नोड। V1 माइनस V2 बाई 2। तो इस इक्वेशन मैंने ये लिखा है V1 माइनस V2 बाई 2। ये इस ब्रांच पे आउट गोइंग करंट की वैल्यू है, V1 माइनस V2 बाई 2 की। अब चलो इस ब्रांच पे आउट गोइंग करंट देखें, तो V1 एंड का हुआ V3 पे, तो V1 माइनस V3 ओवर रेजिस्टेंस की वैल्यू V1 माइनस V3 बाई 4। अब इस ब्रांच पे आउट गोइंग करंट, इनकमिंग करंट 3 है, तो आउट गोइंग करंट -3 होगा, -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, ये तो बच्चों का खेल है, तो सिंप्लीफाई करके मैंने डिनोमिनेटर हटा दिया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी KCL अप्लाई करने की। अब KCL एट नोड 2 यानी V2 पे आ जाओ। अब इस ब्रांच पे अगर हम फाइंड करें तो V2 फाइनल हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड की वैल्यू 0 होती है। V2 माइनस 0 बाई 4, सिंपली मैंने लिख दिया V2 बाई 4। अब अगर हम इस ब्रांच की बात करें, इस ब्रांच पे आउट गोइंग करंट क्या होगा? V2 माइनस V1 बाई 2, V2 माइनस V1 बाई 2। और इस ब्रांच के लिए भी V2 पे स्टार्ट करा, V3 पे खत्म, तो V2 माइनस V3 बाई 8, V2 माइनस V3 बाई 8 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, एंड KCL एट नोड 2 लगाया था। सिंप्लीफाई करके मैंने डिनोमिनेटर को खत्म कर दिया, और डिनोमिनेटर मैं खत्म कर देता हूँ, मेरे कैलकुलेशन के लिए ईजी रहता है, तो डिनोमिनेटर भी मैंने खत्म कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें लगाना है KCL एट नोड 3। नोड 3 पे KCL लगाते हैं। चलो इस पॉइंट पे आ गए V3 पे। अब इस ब्रांच पे आउटगोइंग करंट क्या होगा? V3 माइनस V2 बाई 8।
लिखा मैंने V3 माइनस V2/8, ये रहा V3 माइनस V2/8। अब इस ब्रांच पे आप खुद भी देखिए, V3 इस वाली अगर हम ब्रांच पे जाए, V3 माइनस V1/4, और यहाँ पे आउट गोइंग करंट 2Ix है, तो प्लस 2Ix, V3 माइनस V1/4 प्लस 2Ix, या V3 माइनस V1/4 प्लस 2Ix इक्वल टू 0। अब Ix की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? इस वाली ब्रांच से। ये Ix है आउट गोइंग करंट फॉर V1। आउट गोइंग करंट फॉर V1 क्या होगा? V1 एंड करा इस ब्रांच पे V2, V1 माइनस V2/2, तो Ix की वैल्यू आउट गोइंग करंट फॉर V1 इस ब्रांच के लिए तो V1 माइनस V2/2, तो Ix की वैल्यू हमने क्या ली थी? V1 माइनस V2/2। इस इक्वेशन में पुट करी, पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में हटा दिया, तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये रही 6V1 माइनस 9V2 प्लस 3V3 इक्वल टू 0। ये बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक है। जिस नोड पे केसीएल लगाने उस नोड स्टार्टिंग पॉइंट है, माइनस जिस ब्रांच पे हमने ट्रैवल करा वो जहाँ पे जिस नोड पे ख़त्म हुई है वो अपॉन रेजिस्टेंस। V1 का आउटगोइंग करंट निकालना था इस ब्रांच में, V1 माइनस V2/2, ये हमने सिर्फ अभी ये यूज़ करा, इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दी। और ये तीनों इक्वेशन मैंने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करी है। कैलकुलेटर की मदद से हमें इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बट हमारा मेन फोकस नोडल एनालिसिस पे है, तो अगर आपको कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो हमने डीसी सोर्स की बात कर ली, केसीएल लगाया, तीनों नोड पे इक्वेशन बनाई, इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। लेकिन अब कैलकुलेटर की जो हेल्प है वो एसी सोर्स में काम नहीं करेगी, करती भी होगी अगर तो वो मुझे नहीं पता, बट नहीं करती। तो मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व करेंगे, वो मैट्रिक्स मेथड भी हम पता करेंगे, और साथ ही पता करेंगे हम सुपर नोड। चलो सीधा आ जाते हैं, हम एसी सोर्स पे जंप करते हैं। नोडल एनालिसिस फॉर एसी सोर्स, ये रहा एसी सोर्स है। एसी सोर्स में चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे करते हैं, क्योंकि अब ये जो भी टाइम डोमेन में दिया है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। एसी सोर्स है, ये क्या हो सकता है? या तो साइन टर्म में होगा या कॉस टर्म में होगा। कैसे होगा? ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ये थीटा क्या होता है? फेज एंगल। ओमेगा टी जो है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी, और ये एम्पलीट्यूड है। ये हमारा टाइम डोमेन फंक्शन है। इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना है तो पहले बताता हूँ। इसके अलावा दूसरा हमारा जो फॉर्म हो सकता है टाइम डोमेन का एसी सोर्स, वो होता है कॉस फॉर्म में, ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड एज इट इज़ और फेज यानी थीटा होता है। तो उसके कॉस और साइन के लिए दोनों के लिए अलग होता है। कॉस के लिए क्या होगा? जैसे हमने बता दिया एम्पलीट्यूड तो एज इट इज़ रहेगा, चाहे साइन हो या कॉस। फेज में जो यहाँ पे मेंशन है ओमेगा टी प्लस थीटा टाइम डोमेन में, वो एज इट इज़ कॉस में आ जाएगा थीटा। बट साइन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फेज फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमेशा जो हम फेज लिखते हैं वो कॉस की टर्म्स में ही होता है। तो कॉस में है तो हमने एज इट इज़ रख दिया। अब अगर साइन में दिया है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। तो ऐसे हम बना सकते हो, फॉर्मूला होता है, वो मैंने फॉर्मूला याद करने में विश्वास नहीं रखता। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस में, ये माइनस में साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये माइनस में कॉस थीटा। तो अगर हमें सपोज यहाँ पे दे रखा है +10 ओमेगा टी +10, तो साइन पे आ गए हम, साइन से है ना, साइन पे स्टार्ट करा +10, प्लस हमेशा होगा क्लॉकवाइज, तो प्लस यहाँ से 10 चले गए, यहाँ पे आ गए हम, और हमें कॉस के उसमें फाइंड करना है, तो कॉस से एंगल मेजर कर लीजिए। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 90 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -80, और यहाँ पे आ जाएगा -80। अगर यहाँ पे -10 दिया होता, -10 के लिए एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आ गए। अब कॉस से कितना दूर है? ये कॉस से दूर है 90 + 10, ये लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये माइनस, तो ये -100 यहाँ पे आ जाता -100। तो ये क्लियर है, अगर टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहे हैं तो ऐसे हम आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर भी दिया होता है, तो या फिर कैपेसिटर की वैल्यू दी होगी, वो तो फैरेड में होती है, और इंडक्टर की हेनरी में, उससे फ़र्क नहीं। अब इसको हमें रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना है। ये क्या होता है? -j/v
ओमेगा सी, जो भी ओमेगा दे रखा है वो कैलकुलेट करके क्या दिया होगा ओमेगा, माइनस जे ओवर ओमेगा सी। एल की वैल्यू क्या होगी, जे ओमेगा एल। ये हमारा दोनों टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन हो गया, सोर्स का भी हो गया और जो इंडक्टर कैपेसिटर है उसका भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब उसको हम सर्किट में चेंज कर लेते हैं, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हुआ है एम्पलीट्यूड फेज, जो कॉस के रिस्पेक्ट में होता है, एम्पलीट्यूड और फेज। और यहाँ पे भी कैपेसिटर और इंडक्टर को पहले ही हमने रिएक्टेंस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमें सिर्फ V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है नोडल एनालिसिस करके। तो नोडल एनालिसिस में जितने भी नोड है उस पर हमें क्या करना होगा, KCL यूज़ करना होगा, वो भी सम ऑफ आउट गोइंग करंट इक्वल टू 0। तो V1 पे शुरू करते हैं और साथ ही सुपर नोड बता देता हूँ क्या होता है। सुपर नोड क्या होता है, सुपर नोड हमेशा पेयर में होता है। ये देखो, ये एक नोड है V1, ये एक नोड है V2। अब जब भी दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आएगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट सोर्स है या डिपेंडेंट सोर्स है, जब भी दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आएगा वो दोनों नोड कहलाते हैं सुपर नोड। तो हमने KCL लगाना है सुपर नोड 1 एंड 2 पे, क्योंकि यही दो नोड है हमारे पास। अगर कोई और भी होता हो जिस पे बीच में समझ लो V2 और V3 के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है तो वैसे ही नॉर्मल हमारा यूज़ होता है KCL, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया। बट यहाँ पे सुपर नोड फॉर्म कर रहे हैं तो सुपर नोड का तरीका अलग होता है। सुपर नोड में हमें क्या करना होता है, ये हम एज अ कलेक्टिव टर्म ही यूज़ करते हैं सुपर नोड। अब इन दोनों के बीच में तो सुपर नोड 1 एंड 2, तो KCL भी अब इन पे इकट्ठा लगेगा। तो इकट्ठा कैसे लगेगा, पहले V1 पे लगाते हैं। तो इस ब्रांच पे आउट गोइंग करंट V1 माइनस कहाँ खत्म हुआ, V2 ओवर 4, V1 माइनस V2 बाई 4। अब इस ब्रांच पे V1 माइनस 0 बाई माइनस J3, तो V1 ओवर माइनस J3। ये इनकमिंग करंट है आउटगोइंग बनाने के लिए -30 एंगल पे, -30 एंगल पे। अब V2 का भी इसी इक्वेशन में आएगा क्योंकि सुपर नोड पे दोनों हम साथ में लगाते हैं। ये वाली ब्रांच अभी इंक्लूड नहीं करेंगे जो वोल्टेज सोर्स है, बाकी पे इंक्लूड कर दीजिए KCL में। तो इस वाली ब्रांच में आउटगोइंग करंट V2 माइनस V1 बाई 4, V2 माइनस V1 बाई 4। इस वाली ब्रांच पे आउटगोइंग करंट V2 ओवर J6, V2 ओवर J6। इस वाली ब्रांच पे आउटगोइंग करंट V2 ओवर 12 इक्वल टू 0। सुपर नोड मैंने बता दिया, दोनों नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स है तो दोनों पे इकट्ठा हमने KCL लगाया। KCL का तरीका वही है, एक ही इक्वेशन में दोनों पे लगाया। तो यही इक्वेशन मैंने सॉल्व करी, सिंप्लीफाई करी, तो V1 और V2 के टर्म्स में इक्वेशन मिल गई। इसको और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन मिली। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर, ये भी आपको कन्वर्ट करना कैलकुलेटर से आना चाहिए। नहीं आता तो फिर कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मैं इकट्ठे इक्वेशन सॉल्व करना और पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर करना मैं समझा दूंगा उसमें। तो यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। कैसे, हमने सुपर नोड पे KCL लगाया। सुपर नोड पेयर में आता है तो V1 V2 सुपर नोड है, तो हमने इस पे KCL लगा दिया कलेक्टिवली, इकट्ठे ही V1 V2 पे KCL लगाया एक इक्वेशन में। ठीक है, सिंप्लीफाई करा उसके बाद और कुछ नहीं। अब इस ब्रांच को हमने छोड़ दिया था, तो इस ब्रांच के लिए एक अलग इक्वेशन बनती है। कैसे, वोल्टेज सोर्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाले वोल्टेज नोड, पॉजिटिव टर्मिनल के नोड वाली वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल की नोड वाली वोल्टेज, तो V1 माइनस V2। कुछ याद करने में दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव है V1, नेगेटिव साइड वाली माइनस V2, V1 माइनस V2 इक्वल टू सोर्स की जो वैल्यू है। तो यहाँ मैंने वही करा है, V1 माइनस V2 सोर्स की वैल्यू। बस वोल्टेज सोर्स देखो, प्लस वाली साइड ऐसे लिख दो V1, माइनस वाली साइड को माइनस V2 इक्वल टू सोर्स की वैल्यू। तो यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई, V1 माइनस V2 इक्वल टू दिस। ये पोलर में था तो मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। दो इक्वेशन हमें फिर से मिल गई। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मेथड की। मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2 फ्रॉम मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड से हम एट अ टाइम या तो कोई एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, V1 और V2 की सिर्फ। तो पहले V1 का बता देता हूँ, V2 के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। बस पहले हम डिनोमिनेटर में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। डिनोमिनेटर में मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये दो इक्वेशन है, V1 और V2 वेरिएबल है इसके। तो पहली लाइन में आता है पहली इक्वेशन, दूसरी लाइन में दूसरी इक्वेशन। तो
पहली लाइन में देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है। V1 का कोएफिशिएंट J4, ये लिखा J4। V2 का कोएफिशिएंट 1 - J2। अब सेकंड इक्वेशन पे आ गए सेकंड लाइन के लिए। V1 का कोएफिशिएंट 1, V2 का कोएफिशिएंट -1। डिनोमिनेटर में सारी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स V1 V2 V1 V2 के कोएफिशिएंट। 3 वेरिएबल होता तो 3 इक्वेशन होती, 3 × 3 मैट्रिक्स बनता। तो पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट, तीसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट। अब V1 निकालना है तो न्यूमरेटर वाले मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर बना है, डिनोमिनेटर में जो मैट्रिक्स बनी है, जो भी वेरिएबल है यहाँ पे देखिए, दोनों लाइन में V1 की ये कोएफिशिएंट है, ये भी V1 का कोएफिशिएंट है। तो जो वेरिएबल हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दीजिए इन इक्वेशन के RHS से। तो यहाँ पे देखिए RHS 36 था, तो मैंने V1 पहली लाइन में जो पहली इक्वेशन की कोएफिशिएंट है उसमें V1 के कोएफिशिएंट को RHS से रिप्लेस कर दिया। और फिर दूसरी लाइन में जो दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट बताए गए हैं उसमें भी V1 के कोएफिशिएंट को RHS से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में फिर से मैं बताता हूँ क्या करा, मैट्रिक्स बनाई, सारी इक्वेशन के कोएफिशिएंट, पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, फिर जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम वेरिएबल, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दीजिए RHS से। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला, सॉल्व करा, ये हमारा आया था हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए तो हमें इसको पोलर में कन्वर्ट करना पड़ा। तो पोलर में फिर हमारी ये वैल्यू आ गई V1 की 25.8 एट एन एंगल ऑफ 289.4 वोल्ट। ये हमारी V1 की वैल्यू आ गई मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने पे। अब V2 भी, अगर V2 हम निकालेंगे मैट्रिक्स मेथड से तो नीचे डिनोमिनेटर में हर बार सेम इक्वेशन बनेगी, सारी इक्वेशन के कोएफिशिएंट, बट V2 अगर फाइंड करते तो न्यूमरेटर में V2 के कोएफिशिएंट रिप्लेस कर देते RHS से। बट यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है जो V1 V2 को रिलेट करती है। तो V1 V2 को रिलेट करती हुई इक्वेशन में मैंने V1 की वैल्यू पुट करी। कहाँ करी, फ्रॉम इक्वेशन 2 में V1 की वैल्यू पुट करी तो V2 की वैल्यू हमें निकल गई, V1 V2 दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया DC सोर्स के लिए नोडल एनालिसिस, AC सोर्स के लिए नोडल एनालिसिस, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना हमने देख लिया, और साथ ही मैट्रिक्स मेथड भी हमने देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।